हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पीडियाट्रिक्स के जो किडनी डिसऑर्डर्स है और उसमें हम लास्ट टाइम पढ़े थे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और आज हम पढ़ेंगे कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो क्या होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम देखते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है। सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स कि मतलब इसमें 3-4 डिजीज साथ में हो जाती है, मतलब बहुत सारे 3-4 सिम्टम्स साथ में होता है। तो इस और नेफ्रोटिक यानी नेफ्रॉन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए सिम्टम कॉम्प्लेक्स मैनिफेस्टेशन बाय द, इसमें क्या है सिम्टम कॉम्प्लेक्स कि मतलब जो मैनिफेस्टेशंस कि मतलब बहुत सारे सिम्टम्स का ये कॉम्प्लेक्स मैनिफेस्टेशंस इसमें शो होते हैं। कौन कौन से? मैसिव एडिमा कि मतलब बहुत ज़्यादा उसमें एडिमा शो होती है। हाइपो एल्बुमिनिया यानी ब्लड के अंदर एल्बुमिन का लेवल कम हो जाना। मार्क्ड बाय द एल्बुमिन यूरिया एंड हाइपरलिपिडीमिया, इसमें क्या होगा कि एल्बुमिन यूरिया होगा और हाइपरलिपिडीमिया मतलब ब्लड में लिपिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और एल्बुमिन है यूरिन के साथ में एक्सक्रीट आउट होगा, या फिर इसको प्रोटीन यूरिया भी बोल सकते हैं क्योंकि एल्बुमिन एक प्रोटीन है। नेक्स्ट इसमें आता है कि इट कैन बी क्लासिफाइज एज द कंजेनाइटल, इडियोपैथिक और प्राइमरी एंड सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स। इसके ये जो 3 टाइप्स है वो हम देखेंगे कि मोस्ट कॉमनली इसके सिम्टम्स में हम देखते हैं इडिमा शो होती है, प्रोटीन यूरिया होता है, हाइपो एल्बुमिनेमिया होता है और हाइपरलिपिडीमिया। ये इसके मोस्ट कॉमन है जो सिम्टम्स हैं। तो कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या हो जा, फर्स्ट किसका टाइप है? कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सेकंड पे आता है प्राइमरी या फिर इडियोपैथिक, या फिर थर्ड पे आता है सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो फर्स्ट में देखते हैं कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इट इज़ रेयर बट सीरियस, मतलब रेयर होता है लेकिन ये बहुत सीरियस होता है। These fetal problem can be associated with the other congenital abnormalities of the kidney। इसमें क्या होता है कि ये fetal problem है किसके साथ में? तो इसमें कोई अदर congenital abnormality हो सकती है किडनी की, उस वजह से ये हो सकता है। congenital का मतलब जो नवजात होता है। तो इट इज़ द इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ कि ऑटोसोम्स की रिसेसिव डिजीज़ हो सकती है जो कि इनहेरिटेड यानी जन्मजात या फिर कंजेनाइटल होती है। नहीं तो इट कैन बी कॉज सीवियर रीनल इनसफिशिएंसी, ये सीवियर रीनल इनसफिशिएंसी कोज कर सकता है, मतलब रीनल फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता। और ये क्या कोज करता है? यूरिनरी इन्फेक्शंस विद द कंडीशन रिजल्ट एज पुअर प्रोग्नोसिस कि मतलब पुअर प्रोग्नोसिस की वजह से यूरिनरी इन्फेक्शंस भी कोज कर सकता है, उस वजह से भी कंजेनाइटल जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है हो सकता है। सेकंड पे इससे क्या है कि प्राइमरी और इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि ये मोस्ट कॉमन टाइप है एंड रिगार्डेड एज द ऑटो इम्यून फिनोमिना। किसके ऊपर ये रिस्पॉन्स करता है? कि ऑटो इम्यून फिनोमिना के ऊपर रिस्पॉन्स करता है। इट रिस्पॉन्ड टू द इम्यून सप्रेसिव थेरेपी कि इम्यून सप्रेसिव थेरेपी से ये रिस्पॉन्ड करता है और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के थ्रू हो सकता है। थर्ड और लास्ट है हमारा सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम अकर इन द चिल्ड्रन 10% ऑफ ऑल केसेस। ये जितने भी सारे मतलब कोज होते हैं उसमें से 10% में सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है होता है। दिस कंडीशन में अकर ड्यू टू क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है, जैसे कौन कौन सी हो गई? क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डायबिटीज़ मेलाइटस, मलेरिया, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। जो एंडोकार्डाइटिस यानी मतलब हार्ट की जो लेयर है उसका इन्फ्लामेशन हो सकता है, उस वजह से भी सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। इन सारी डिजीज़ की वजह से कोज होता है और ये सिर्फ ओनली 10% में होता है। प्राइमरी में क्या होगा कि ऑटो इम्यून डिजीज़ के थ्रू, और जो ये कंजेनाइटल है तो उसमें क्या होगा कि कंजेनाइटल कोई भी डिजीज़ वगैरह या फिर अबनॉर्मलिटी की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम कोज होता है। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। तो इसमें ये सबसे डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि ऑटो इम्यून डिजीज़ के थ्रू उसको ग्लोमेरुलर, इसमें क्या है? थिकिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन अकर ड्यू टू द लॉस ऑफ चार्ज सेलेक्टिव एंड थिकिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके बाद में क्या होगा कि इंक्रीज ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी, ग्लोमेरुलस है उसकी
परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे मतलब उसमें लार्ज मोलिक्यूल्स भी फिल्टर होने लग जाएंगे। डेट परमिट नेगेटिव चार्ज प्रोटीन मेनली अल्बुमिन टू पास द थ्रू कैपिलरीज इनटू द, ये क्या करेगा, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है उसको भी मतलब परमिशन दे देगा आगे पास आउट होने के लिए इनटू द यूरिन, तो ये एल्बुमिन भी साथ में यूरिन के साथ में पास आउट होने लग जाएगा। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपो एल्बुमिनेमिया इससे कोज होगा, क्योंकि ब्लड के अंदर तो एल्बुमिन का लेवल कम हो रहा है क्योंकि वो यूरिन में पास हो रहा है, इसको बोलेंगे एल्बुमिन यूरिया या फिर प्रोटीन यूरिया। एक्सेसिव लॉस ऑफ एल्बुमिन रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द सीरम एल्बुमिन लेवल, सीरम में एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा, जिससे हम बोलेंगे कि हाइपो एल्बुमिनेमिया या फिर हेवी प्रोटीन यूरिया, क्योंकि जो एल्बुमिन है वो तो प्रोटीन में जा रहा है। अब हम देखेंगे कि डिक्रीज इन द प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, जो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ द फ्लूइड टू द इंटरस्टिशियल स्पेस फ्रॉम द कैपिलरी, जो फ्लूइड है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। इससे क्या होगा, हाइपरवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया मतलब फ्लूइड की कमी हो गई जिससे हाइपोवोलेमिया हुआ। हाइपोवोलेमिया की वजह से क्या होगा, सिक्रेशन एल्डोस्ट्रीन और एंटीडायरेटिक हार्मोन है वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। इस वजह से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर इन द डिस्टल ट्यूबल्स रिजल्टिंग इन द एडिमा, ये हार्मोन की वजह से रीअब्जॉर्प्शन सोडियम का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा और जिससे क्या होगा कि एडिमा कोज होगी। अब हम देखते हैं कि डिजीज़ के कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या फिर साइन सिम्टम्स है वो है। तो फर्स्ट इसमें मोस्ट कॉमन है प्री ऑर्बिटल पफिनेस। इसमें क्या होगा कि मतलब पफिनेस यानी स्वेलिंग आ जाती है कहाँ पे, मतलब जो आँखों के नीचे प्री ऑर्बिटल वहाँ पे, ठीक है। तो प्रोफाउंड वेट गेन विद इन शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, बहुत कम टाइम के अंदर ही बच्चा बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेता है। प्रोफाउंड यानी मतलब बहुत ज़्यादा। एडिमा इन द एंकल, एंकल के अंदर एडिमा हो सकती है और कहाँ पे, फिट यानी पैरों पे, और जेनाइटल्स पे भी एडिमा हो सकती है। प्लूरल इफ्यूजन विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कि जो लंग्स के मतलब प्लूरल फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो सकती है बेबी को। जनरलाइज एडिमा, पूरी फुल बॉडी में भी एडिमा हो सकती है। डिक्रीज यूरिन आउटपुट यानी ओलिगुरिया हो सकता है। यूरिन अपीयर क्लाउडी या फिर फॉल्टी, उसमें क्या होगा, यूरिन जो है वो फॉल्टी या फिर क्लाउडी होगा, इसमें मतलब बैड स्मेल आएगी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, जीआईटी से मतलब कोई भी डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह, उसको नोजिया वोमिटिंग वगैरह हो सकती है। एनोरेक्सिया उसको हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी एनोरेक्सिया। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में असाइटिस यानी मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द अब्डोमिनल कैविटी, अब्डोमिनल कैविटी में मतलब स्वेलिंग आ जाती है, एडिमा हो जाती है। थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस की कंडीशन आ सकती है। प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, मतलब लंग्स के अंदर पानी भर जाना। रिकरेंट इन्फेक्शंस ऑफ द डिफरेंट सिस्टम, अब क्या मतलब बार बार मतलब अलग अलग सिस्टम के रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं। रीनल फेलियर, किडनी फेल हो सकती है। ग्रोथ रिटार्डेशंस, ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो रिटार्ड हो सकते हैं। कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। पीएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, अब उसको मतलब प्रोटीन तो मिल ही नहीं रहा है बेबी को, तो उसको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो सकती है, या फिर जिसको हम बोलते हैं पीईएम। अब हम देखते हैं कि डायग्नोसिस क्या है। हिस्ट्री ऑफ द इलनेस, डायग्नोसिस में देखेंगे कि मतलब पेशेंट की हिस्ट्री करेंगे, उसकी कंजेनाइटल है, इडियोपैथिक हो गई, उसका पहले प्रीवियस कोई भी इन्फेक्शंस हो रखा है उसको, उससे रिलेटेड। फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे उसका, फिजिकल एग्जामिनेशंस में मतलब उसका सब कुछ चेक करेंगे। और फिर उसमें यूरिन एग्जामिनेशन शो प्रोटीन यूरिया, यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें प्रोटीन यूरिया शो होगा। इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ब्लड एग्जामिनेशन में देखते हैं कि ब्लड में तो जो एल्बुमिन है वो ब्लड में कम हो जाता है, लेस देन 2.5 ग्राम पर DL। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड, कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बढ़ जाता है। लिपोप्रोटीन एंड BUN इंक्रीज, लाइपोप्रोटीन और BUN को क्या बोलते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN। रीनल बायोप्सी इंडिकेट फॉर स्टेरॉयड थेरेपी, रीनल बायोप्सी करेंगे स्टेरॉयड थेरेपी के लिए। इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट उसका करेंगे, IgG वगैरह सारे। अब हम देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा हम देंगे उसको बेड रेस्ट देंगे,
हाई प्रोटीन डाइट देंगे विद द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड। प्रोटीन उसको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए उसको हाई प्रोटीन डाइट देंगे और फ्लूइड को रेस्ट्रिक्शन करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट में एडिमा हो रखी है। स्टेरॉयड थेरेपी शुड बी प्रोवाइड, पेशेंट को स्टेरॉयड थेरेपी देंगे। एंटीबायोटिक्स टू रिड्यूस प्रेजेंस ऑफ एनी इन्फेक्शंस, एंटीबायोटिक्स उसके मतलब जो इन्फेक्शन हो रखे हैं ऑलरेडी उसको प्रिवेंट करने के लिए देंगे। प्रेस्क्राइब डायूरेटिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ सीवियर एडिमा, अगर बहुत ज़्यादा एडिमा है तो उसको कम करने के लिए डायूरेटिक्स पेशेंट को देंगे। एल्बुमिन का लॉस हो रखा है तो एल्बुमिन इन्फ्यूजन देंगे इन केस ऑफ मैसिव एडिमा। इट हेल्प टू शिफ्ट द फ्लूइड फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस इनटू द वेस्कुलर सिस्टम। इससे क्या होगा कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड गया है वो वेस्कुलर सिस्टम यानी मतलब वेंस के अंदर आ जाएगा। डायूरेटिक थेरेपी इज़ गिवन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्बुमिन इन्फ्यूज़न, जो डायूरेटिक्स और एल्बुमिन इन्फ्यूज़न है उसको कॉम्बिनेशन में देंगे, साथ में देंगे। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड विद द प्रेडनिसोलोन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंट रिलैप्स, अगर उसको रिलैप्स हो रखा है तो उसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देंगे और इसमें कौन सी देंगे, प्रेडनिसोलोन। एंड इन केस ऑफ स्टेरॉयड डिपेंडेंट, अगर वो स्टेरॉयड डिपेंडेंट पेशेंट है कि मतलब स्टेरॉइड्स पे डिपेंड है तो उसको हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देंगे, प्रेडनिसोलोन। थैंक यू गाइस, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।